चलो भाई, तो अब पढ़ते हैं इनके क्या, कला, नगर नियोजन। ठीक है ना, कला का ही हिस्सा है नगर नियोजन। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या डालेंगे हेडिंग, नगर नियोजन। तो इनकी नगर की क्या क्या व्यवस्था थी। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर को बसाया गया था। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ना था, कैसे नियोजन किया गया था। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे ये हड़प्पा जो सभ्यता थी, ये तत्कालीन समय में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। क्या थी, सर्वश्रेष्ठ। पूरे विश्व में सबसे जानी मानी जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता थी। और ये क्यों थी उसको यहाँ पे समझ लो आप। अब देखिए भाई, इनके जो घर होते थे, माना कि ये मुख्य सड़क है। क्या है, मुख्य सड़क है, ये वाली मुख्य सड़क है। तो यहाँ पे जो मकान बनाए गए थे वो इस प्रकार से बनाए गए थे। ठीक है ना, यहाँ पे छोटी छोटी रोडें जा रही हैं इधर अंदर। ठीक है ना, जैसे गलियां होती है। ऐसे बना, एक यहाँ पे दुनिया भरी गई, ये करेगा ना, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इनके पीछे ये, लोग सबको लिंक करेगी नहीं। ठीक है ना, अब देखिए भैया, अब आगे और बने होंगे मकान इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए ये मुख्य सड़क है, ये क्या है, मुख्य सड़क है। इधर से भी कोई मुख्य सड़क आ रही होगी। ठीक है ना, इधर से भी क्या आ रही है, कोई मुख्य सड़क आ रही है। तो ये जो मुख्य सड़कें थी ये एक दूसरे को कितनी पर काट रही हैं, कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री पर काट रही हैं। ठीक है, जबकि हम मेसोपोटामिया में अगर देखें तो वहाँ पे कुछ रोड़े इधर से आ रही हैं, कुछ रोड़े इधर से आ रही हैं। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे रोड़े जा रही थी। कोई मतलब प्लानिंग करके रोडों का निर्माण नहीं किया गया था। जबकि वर्तमान में भी देखें तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो नियोजित तरीके से नहीं बनाए गए हैं। ठीक है ना, जैसे चंडीगढ़ सिटी है तो वो है प्लान सिटी। ठीक है ना, उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है ना, अगर आप कहीं मेन से रहे हैं तो वहाँ पे काम आ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो एक सुनियोजित नगर था, तो वर्तमान में चंडीगढ़ उसी की तर्ज पर जैसे बनाया गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सड़कें कितने डिग्री पर काटती हैं आपस में, 90 डिग्री पर काटती। और जो घर थे इस सड़कों पर ही बनाए गए थे, लेकिन जो इनके मुख्य द्वार थे कहाँ खुलते थे, या तो इधर गली में खुलेंगे, यानी कि मुख्य सड़क से पीछे रहेंगे कहीं, या तो इस तरफ से खुलेंगे। समझ रहे हो आप बात। और इसका कारण हो सकता है, अब पर्टिकुलर लिखित लिपि तो थी नहीं उस टाइम पे, तो इसका इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो ये मुख्य सड़क है यहाँ पे हो सकता है कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, परिवहन ज़्यादा होगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग अपने घरों का दरवाज़ा कहाँ बनाते थे, मुख्य द्वार पिछले हिस्से में, यानी कि या तो इस छोटी छोटी गलियों में या दूसरी तरफ बनाते थे। तो इसका कारण ये था। ठीक है ना, लेकिन एकमात्र लोथल नामक एक ऐसा स्थल था जिसके जो मुख्य द्वार थे वो सड़क की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ। समझ रहे हो आप। तो लोथल के जो द्वार थे, मुख्य द्वार, वो किस तरफ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, बाकी जितने भी नगर थे वो कैसे थे, उनके द्वार दूसरी तरफ खुलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ याद रखनी है आपको। तो सड़कें कितने डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री पर। और इस प्रकार से एक जाल टाइप का बन गया है ना, ये एक जाल। तो इस जाल को ही नाम दिया जाता है ग्रिड। क्या दिया जाता है, ग्रिड। तो हड़प्पा सभ्यता किस पद्धति में बसा हुआ है, ग्रिड पद्धति में। इसी को कहते हैं, ग्रिड का मतलब होता है जाल। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है, ग्रिड पद्धति पर आधारित है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भैया। ठीक है, साथ ही साथ जो ये नगर बनाए जा रहे थे, समझ रहे हो आप, नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। नगर को एक तरफ मैंने बताया था इससे पहले समाज में कि जब हम वर्ग विभाजन पढ़ रहे थे
तो एक तरफ पुरोहित वर्ग रह रहा था, यानी कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे, एक तरफ निम्न वर्ग के लोग रह रहे थे, श्रमिक लोग रह रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उच्च वर्ग के लोग रह रहे होंगे, जहाँ पे प्रशासनिक वर्ग के लोग रहेंगे, माना कि प्रधानमंत्री साहब हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, सुरक्षा के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, फोर्स होगी उनके पास, ठीक है। तो जो पुरोहित वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उनके लिए यहाँ पे क्या दुर्गीकृत किया जाता था, इस वाले हिस्से को क्या किया जाता था, दुर्गीकृत, यानी कि एक सुरक्षा वाल लगाई जाती थी इनके बाहर, ठीक है ना। इस वाले जो रीजन में क्या बनाया जाता था, इस क्षेत्र को एक दुर्गीकृत क्षेत्र बनाया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से, समझ रहे हो आप बात को। और जो ये श्रमिक वर्ग या व्यापारी वर्ग या कृषक वर्ग रहता था, ये बिना दुर्ग के होता था, समझ रहे हो बात को। तो ये दुर्गीकृत हिस्सा था, यानी कि अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि इस टाइम नगर को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक दुर्गीकृत होता था, एक बिना दुर्ग का होता था, समझ रहे हो। और दुर्गीकृत कौन होगा, अब विधायक साहब को सुरक्षा देंगे कि हम लोगों को देंगे, दे दो, है ना। तो ये है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। पानी चाहिए तो पानी से ले ले, ठीक। तो ये नोट कर दिया आपने थोड़ा बहुत, ठीक है, अपनी भाषा में समझ गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है भैया। तो नगर नियोजन में एक सुनियोजित तरीके से इस शहर को बसाया गया था। अब साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें भी देखेंगे, जो घर की नालियाँ थी, जो घर में जो भी हम किचन में यूज़ करेंगे या, ठीक है ना, घरों में पानी यूज़ करते थे, घरों से एक छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी, छोटी छोटी नाली। और इस मुख्य सड़क के किनारे बड़ी नाली बनाई जाती थी, जहाँ सभी घरों से जो पानी आता था वो कहाँ जाता था, इस मुख्य नाली में जाएगा। और इसके थ्रू पानी कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक बनाया होता था, यहाँ पे पानी चले जाता था। तो यानी कि कितने सुनियोजित तरीके से उस टाइम के लोग रहते होंगे, है ना, कितने विकसित थे अपने आप में वो। आप जाएंगे नीचे नाली बंद है कि नहीं है। अभी अगर हम बाहर जाएंगे, अगर हम इधर की व्यवस्था को देखें तत्कालीन समाज के हिसाब से, तो बिल्कुल नगण्य है भैया, है कि नहीं है। नाली बंद पानी ऊपर, ठीक है ना, कहीं कहीं तो नाली नहीं है, ये है बात। और घरों में जैसे क्या होता था कि एक बीच में प्रत्येक घर में एक जगह ऐसी होती थी जहाँ पे अन्नागार बना होता था, अन्न को सुरक्षित रखने के लिए, जिसे हम वर्तमान में कोठार कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक घर में क्या होता था, अन्नागार होता था। एक सामूहिक स्नानागार जिसके बारे में हमने पढ़ा, बृहत स्नानागार, ठीक है ना। तो बृहत स्नानागार भी बीच में बनाया जाता था। जैसे पूरा जो मोहल्ला है, माना कि पूरा मोहल्ला है, तो बीच में क्या होगा, एक बृहद स्नानागार बनाया जाएगा, ठीक है। विभिन्न धार्मिक पर्वों पर, जैसे मेले हो गए, तो उस पर्व पर जो है यहाँ पे सभी लोग क्या करते थे, स्नान करते थे। इधर से चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई होती थी, जैसे स्टेडियम में देखते हैं आप, तो इसी क्रम में बनाया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ये विकसित लोग थे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी या ग्रामीण, शहरी लोग थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो इतने आगे थे हमसे लोग, और कब जी रहे थे ये, BC में, और आज देखो 2020 और वहीं के तहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भैया। तो नगर नियोजन हो गया, इतना ही पढ़ के चलते हैं, ठीक है। अब अगली जो चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया में एक अभिलेख था, सारगोन अभिलेख, उसमें हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इस सिंगल लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो मेसोपोटामिया में एक शासक होता था, क्या होता था, शासक, अक्काद वंश का। किस वंश का, अक्काद वंश का। और इस वंश में पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में अक्काद वंशीय शासक का एक अभिलेख था, सारगोन अभिलेख जिसे नाम देते हैं, क्या देते हैं, सारगोन अभिलेख। अब इस सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या नाम प्रयुक्त किया गया, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया था उसे कहते थे मेलुहा,
क्या कहा गया था? मेलुआ। तो मेसोपोटामिया का एक अक्काद वंशीय शासक था जिसका अभिलेख क्या था? सारगोन। और सारगोन में जो सिंधु घाट सभ्यता के लिए जो नाम प्रयोग किया गया, क्या किया गया था? ठीक है ना। और तत्कालीन समय में आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये काफ़ी विकसित नगर थे, है ना। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे पिगट, क्या था? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में बन जाते हैं क्वेश्चन। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भैया आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो? हाँ जी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ठीक। हाँ, सामूहिक, ठीक है। अब अंतिम जो इसका हम पहलू पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इसके पतन के क्या कारण थे, ठीक है ना। ठीक है, आपके हिसाब से बाढ़ हो सकती है, चाणक्य जो ठहरे, है ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। बाढ़ भी एक कारण है उसमें से। आजकल उन्होंने अपना जो ये है क्या कहते हैं वो रूप भी जो है वही बना रखा है कौटिल्य वाला, ठीक है ना। तो अब देखेंगे भैया पतन के कारण क्या है। जो अंतिम हेडिंग है आपकी, पतन के क्या कारण रहे होंगे। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अचानक से विलुप्त हो गई ये सभ्यता, और ये कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में क्या मत है इतिहासकारों के, इस चीज़ को समझ के चलते हैं, ठीक है। इसमें अनेक मत थे, ठीक है ना, लेकिन हम मत का वो प्रयोग करेंगे जो सर्वमान्य मत होगा, ठीक है ना। एक कुछ लोग कहते हैं कि इसका आकस्मिक पतन हो गया। क्या हो गया? आकस्मिक पतन हो गया। कुछ लोग, अब वो बाद में देखेंगे, दूसरा कारण हम तब देखते हैं। आकस्मिक पतन में इतिहासकारों का मानना है कि जैसे कि इन्होंने कहा बाढ़ आई, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी तत्कालीन समय में सबसे बड़ी नदी हुआ करती थी, सरस्वती नदी भी थी, सतलज थी, बहुत सारी नदियाँ थी। तो बाढ़ के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन सिंधु नदी जो प्रमुख नदी थी वो तो केवल पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थी। तो बाकी के जो दाइमाबाद है, कालीबंगा है, रंगपुर है, बाकी जो स्थल हैं, तो उनका पतन कैसे हुआ, ये कारण यहाँ पे। तो इस मत को यहीं पे खारिज कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णता पुष्टि नहीं कर पाता है। समझ रहे हो बात को? बाढ़। दूसरा जो है कारण है भूकंप। भूकंप, कुछ लोगों को मानना है कि भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इसमें भी संभावनाएं तो बनती है, हो सकता है, लेकिन इस मत को भी अधिकांश इतिहासकारों ने नहीं माना। डीडी कोशाम्बी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि आग के कारण क्या हुआ होगा, इसका पतन हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आग, अब इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, और जब स्वतंत्रता के बाद इसका पता और लगाया गया तो इसका क्षेत्रफल 20 लाख के करीब हो चुका है। जब वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो लगभग 2800 खोज चुके हैं। कितने? 2800 स्थल, ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र में रहते होंगे। अब क्षेत्रफल भी बढ़ चुका है, 13 लाख तत्कालीन समय का क्षेत्रफल है, वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 20 लाख के आसपास है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 13 लाख को ही आंसर करना है, ठीक है ना। डीडी कोशाम्बी जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, अर्नेस्ट मैके जैसे बाढ़ वगैरह को बताते हैं, जॉन मार्शल, ठीक है ना। लेकिन जो सर्वमान्य मत है, कुछ लोग प्लेट विवर्तन की भी बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं, आर्यों का आक्रमण भी मानते हैं, आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। लेकिन ये मत भी इतिहासकारों ने ज़्यादा नहीं माना, ठीक है ना। इसका जो सही मत हो सकता है कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव, ठीक है ना, पारिस्थितिक तंत्र,
या ये पर्यावरण में आने वाले बदलाव के कारण जो है, या जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे करके इस सभ्यता का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। ठीक है ना। अब अकस्मात तो इतनी बड़ी सभ्यता का एकदम पतन नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे कर्मिक रूप से इस सभ्यता का क्या होगा, पतन होगा। तो जो सर्वमान्य मत है तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन। ठीक है ना। तो इसका कारण रहा। ठीक है ना। ये चीजें हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? C14 जो कार्बन डेटिंग पद्धति थी उसकी खोज कब हुई और किसने करी? 1946 में। और F बिल्ली, ठीक है ना, F लिब्बी या ऐसा लिब्बी था ना, बिल्ली बना दिया हमने उसको, है ना। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? चनहूदड़ो, समझ रहे हो। अच्छा, और कपास के पहली बार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। बाद में लिखा होगा, समाज के दौरान मैंने लिखा दिया होगा, वो जो चीज़ें छूटी हुई थी वो लिख दिया था बाद में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? और लोथल, दो जगह से। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए थे? सुरकोतड़ा, गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। उधर धौलावीरा और सुरकोतड़ा एक कच्छ के रण वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, समझ रहे हो बात। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये किस नदी के तट पर है? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है, या परबरा नदी भी होगा तो ठीक है। पश्चिमी बिंदु सुतकांगी डोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। ठीक है, एक बार रिवाइज करके चलते हैं पूरा सा, ठीक है ना, ब्रीफ में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसका नामकरण किस किस नाम से जानते हैं इसको? एक तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। इसके कालखंड के बारे में सबसे ज्यादा जो मान्य समय माना जाता है कौन सा है? एक कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इस समय को निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम इसके उदय के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका विकास देसी मत के हिसाब से हुआ होगा कि विदेशी मत के हिसाब से? कार्मिक रूप से इसका विकास हुआ है। इसके बाद हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे स्थल पाए जाते हैं। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल थे? दो, सुरतगुई और मुंडीगाक। पाकिस्तान में हड़प्पा, कोडरेजी, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और सुतकांगी डोर। ठीक है ना। और सुतकांगी बहुत सारे हैं तो उनको नहीं पढ़ेंगे। गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, सुतकोतड़ा है। कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है, बनवाली हरियाणा में है। ठीक है। आलमगीरपुर यूपी में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। श्रमिक आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से। और पुरोहित आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। काले रंग की चूड़ियां किसका शाब्दिक करते हैं? मृतकों का टीलक किसे कहा जाता है? ठीक है ना। सारगोन अभिलेख जो कि अक्काद वंशीय शासक का था, मेसोपोटामिया का, उसमें सिंधु घाट सभ्यता के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया था? मेलुहा। समझ रहे हो बात को। तो इसके समाज में हमने पढ़ा कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी, यानी कि इनका समाज कैसा था? मातृशतात्मक था। ठीक है। कांस्य की नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी भैया। ठीक है ना। व्यापार पर, व्यापार किस पद्धति पर आधारित होता था? वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। और ये व्यापार जो फारस में, फारस की मोहरें पाई गई, ये कहाँ से पाई गई थी? लोथल से पाई गई थी। क्या यहाँ पे दास प्रथा पाई जाएगी? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, बल्कि यहाँ पे वर्ग विभाजन पाया गया। ठीक है ना। यहाँ के जो नगर थे वो कितने भागों में बंटे होते थे? लेकिन एक नगर ऐसा था, ये चीज हमने लिखा ही नहीं, शायद इसको लिख लेना। एक ऐसा था लोथल और चनहूदड़ो, इनका जो है दुर्गीकरण नहीं किया जाता था। ठीक है ना। और धौलावीरा जिसका विभाजन 3 इसमें किया गया था आई थिंक। ठीक है ना। नगरों का विभाजन मोस्टली 2 भागों में किया जाता था, एक पश्चिमी दुर्गीकृत टीला और एक बिना दुर्गीकृत। लेकिन धौलावीरा ऐसा था जिसके 3 हिस्सों में नगर को बांटा गया था। समझ रहे हो, उसको भी लिख लेना आप। नहीं, लोथल और चनहूदड़ो तो बिना दुर्गीकृत थे, वहां पे दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जो धौलावीरा है उस
नगर स्थल, उस स्थल को या उस नगर को हमने 3 भागों में बांटा। अमूमन 2 भागों में बांट रहे थे, पश्चिमी और पूर्वी टीले में, लेकिन यहाँ पे 3 भागों में बांटा हमने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में कैसे पता चलता है कि यहाँ से हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त होती है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इनकी जो मोहरें थी, इस सभ्यता के जो मोहरें थी, इसमें सर्वाधिक बार किस पशु का अंकन किया गया, तो एक श्रृंगी बैल, ठीक है ना। यहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, इसमें सर्वाधिक जो चित्रांकन किया गया है वो किस पशु का है, एक श्रृंगी बैल का किया गया। समझ रहे हो बात को। और अंत में इसका पतन हमने पढ़ा, धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो धन्यवाद। तो इसका हमने पतन कर दिया। ठीक है साहब।